हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से आज हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर B30 तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग यहाँ से लेक्चर नंबर B31 को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन इमिशन। ओके, सबसे पहले आपको समझना होगा भाई इलेक्ट्रॉन इमिशन का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रॉन इमिशन कितने प्रकार का होता है, कितने तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं, यही सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग हर एक चीज को काफी डीपली समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे मैं यहाँ पे चलूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल में फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट सीखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे रिवाइज करवाना पड़ेगा, बिना रिवीजन का आपको कभी भी इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए भाई, जैसे अगर मैं यहाँ पे वही सोडियम का एग्जाम्पल लूँ कि मेरे पास मान लेते हैं एक एटम है सोडियम का, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 11। और 11 का मतलब क्या है कि इसमें आपका प्रोटॉन जो है 11 है। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी 11 इसमें पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 होगा, यानी 11 नेगेटिव चार्ज होगा। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सोडियम एटम क्या अपने आप में न्यूट्रल है, जितना प्लस चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब हम लोग इसका अगर थोड़ा सा सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेके 29 तक बहुत ही डेप्थ में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, तो अभी हम लोग उस पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर ऊपर चलेंगे भाई। ओके, तो सोडियम का अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो मान लेते हैं ये मेरा एक तरीके से न्यूक्लियस हो गया, यानी इसमें मेरे क्या है 11 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी होंगे, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये मान लेते हैं इसका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट को दिखाएं तो सेकंड ऑर्बिट में आपका कितना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट। और इसी तरीके से अगर हम लोग लास्ट इसके थर्ड ऑर्बिट में दिखाएं, जिसको हम लोग वैलेंस बैंड भी बोलते हैं, तो इसमें आपका ओवरऑल कितना होगा, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। क्योंकि भाई हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ ऑलरेडी, तो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, तो 2 और 8 10 हो गया और बचा 1, तो ये लास्ट वाले ऑर्बिट में हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है भाई, ये न्यूक्लियस से काफी डिस्टेंस पे है, राइट। और काफी डिस्टेंस होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है भाई ये काफी ज्यादा है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग निकालना चाहें तो काफी इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, यानी इसको निकालने के लिए या तो फिर कहिए आप हाथ से पकड़ के निकाल लीजिए, या फिर कहिए बगल में एक और आप यहाँ पे चार्ज ले आइए प्लस कूलम का, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये अगर स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा तो उसको ऑटोमेटिक निकाल लेगा, यानी उखाड़ देगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही ये वैलेंस बैंड से या फिर ये लास्ट वाले ऑर्बिट से जैसे ही ये बाहर निकलेगा, अपने एटम को एस्केप करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भाई। जैसे थोड़ा सा मैं न्यू पेज पे आता हूं। जैसे आप इमेजिन कीजिए एक वायर मैं दिखाता हूं आपको, कॉपर वाला वायर कहां गया, वो जो यहीं पे था ना, अच्छा कोई नहीं, उसको ढूंढो, ठीक है, छोड़ दो। देखिए आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए भाई कि आप जो है अभी जो हम लोग का रूम का टेम्परेचर है कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। और ऐसे अगर आप गर्मी सर्दी ये सब देखें तो उसमें तो आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो अभी हम लोग इस पर अगर बात करें तो हम लोग का जो भी है, जैसे ये अपने आप में जो डिजिटल बोर्ड है, ये आप रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहे हैं ना, या फिर कहिए जैसे ये कॉलर माइक है, तो ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो ये कॉलर माइक भी कहाँ है, एक तरीके से रूम टेम्परेचर पे काम कर रहा है। आपका फोन भी जो है रूम टेम्परेचर पे काम कर रहा है ना। या फिर कहिए जैसे ये
जैसे ये भाई आपका ट्यूबलाइट का वायर है, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये ट्यूबलाइट का वायर है, तो ये वायर में भी क्या हो रहा है, एक तरीके से करंट जो फ्लो होगा यानी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है वो भी क्या है, रूम टेम्परेचर पे ही हो रहा है। तो अभी सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है ना, या फिर कहिए इस धरती पे जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है जहां पे हम लोग जा सकते हैं वो है आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, यानी ये आपका सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, इससे नीचे आप कभी भी नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप इस टेम्परेचर से अपने रूम टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपका रूम टेम्परेचर है भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये काफी ज्यादा हीटेड है, ये गर्म है। नेचर ने, यहां पे मैं लिखता हूं, जो आपके नेचर है, ठीक है, यानी जो प्राकृतिक है उसने ऑलरेडी क्या कर रखा है, इस टेम्परेचर पे अगर देखेंगे इसको कंपेयर करके तो ये काफी ज्यादा गर्म है, आपका रूम टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म है। ओके, तो अभी अगर हम लोग एक कॉपर वायर के ऊपर फोकस करें, आप इमेजिन कीजिए कि ये आपके पास एक कॉपर वायर है, क्लियर हुआ। अब ये कॉपर वायर जो है भाई आपके रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, यानी ये ऑलरेडी क्या है, इसके अंदर जो एटम होगा ये ऑलरेडी हीटेड है, ये ऑलरेडी गर्म है, नेचर ने इसको गर्म कर रखा है। ओके, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, या फिर जैसे ये कॉपर हम लोगों ने लिया ना, कॉपर का वायर है, तो एक एटम के ऊपर हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं, कॉपर के एक एटम के ऊपर। तो आपको पता है भाई कि जो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है ये 29 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है 29 प्रोटॉन्स हैं, यानी प्रोटॉन जो है मेरा 29 है। अब सीधी सी बात है, क्योंकि हर एक एटम अपने आप में क्या होता है, न्यूट्रल, तो अगर 29 पॉजिटिव चार्ज है तो 29 आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, यानी 29 नेगेटिव चार्ज भी होगा। क्लियर हुआ। अब अगर कॉपर के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएं तो ये मान लेते हैं आपका न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर 29 प्रोटॉन है। अब इसका फर्स्ट ऑर्बिट, यानी अब हम लोग को इलेक्ट्रॉन दिखाना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे मान लेते हैं आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसी तरीके से आपका सेकंड ऑर्बिट, इसमें 8 हो जाएगा। उसी तरीके से भाई ये जो थर्ड ऑर्बिट है इसमें कितना हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। ओके, तो मैं लिखता हूं फर्स्ट ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में आपका 18 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, जोड़िए तो 2 और 8 10 यानी और 18 कितना हो जाएगा आपका 28 इलेक्ट्रॉन अभी तक हम लोगों ने दिखाया है। यानी एक इसमें और ऑर्बिट बनेगा और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये यहां पे आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑर्बिट में आ जाएगा। अब मुझे बताइए, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो आपका लास्ट वाला ऑर्बिट है, बाहरी ऑर्बिट है, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम लोग को पता है कि इनके बीच में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। किसके कारण, कूलॉम्स लॉ के कारण। कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि अगर आपका 2 अलग अलग चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर कहिए 2 सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, उनके बीच में क्या होता है, या तो अट्रैक्शन होगा तो रिपल्सन होगा। अब कितने फोर्स से अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, कौन बताता है, कूलॉम्स लॉ का इक्वेशन। यानी यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R² होता है ना। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन कह सकते हैं Q1 और Q2 के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शन डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में, यानी न्यूक्लियस और इसका जो बाहरी ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट है, इनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो सीधी सी बात है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डिस्टेंस यहाँ पे भाई ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर बाहर निकालना हो तो ये इजीली बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो काफी वीक है, काफी कमजोर है। लेकिन अब हम लोग आते हैं अपने रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, यानी इस कॉपर को अगर आप रूम टेम्परेचर पर लेकर के आ जाते हैं तो रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये काफी ज्यादा गर्मी है। ठीक है,
अब क्योंकि इस टेम्परेचर पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हीट हो चुका है, नेचर ने इसको हीट कर रखा है, तो किसी भी चीज को अगर आप हीट करेंगे तो वो क्या होता है, आपको मैंने बताया पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया है। जो सनलाइट से गर्मी आ रहा है भाई वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बताया था मैंने आपको। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका मतलब क्या कि जो भी एनर्जी आ रहा है गर्मी के रूप में वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट करके क्या होता है, अपने ऑर्बिट से ये जंप कर जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लियर हो रहा है? या फिर कहिए इसको आप जब गर्म करेंगे, ये ऑलरेडी नेचर के द्वारा गर्म किया हुआ है, तो ये वाइब्रेट करने लगता है, थरथराने लगता है। अब कोई भी चीज अगर वाइब्रेट कर रहा है इसका मतलब क्या, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ चुका है। क्लियर हुआ? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ऑटोमेटिक इसके पास इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है कि यहां से ये बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया? अब ये जैसे ही बाहर निकलेगा इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन जो है भाई आपका कुछ नहीं, नेचर के द्वारा जो भी आपका ये ऑटोमेटिक गर्मी के कारण जो बाहर निकल जा रहा है ना, इसको बोल रहे हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए न्यू पेज पे आता हूं। अब जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक कॉपर का वायर है और इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं भाई, ठीक है? इस तरीके से समझिए, जूम करके आपके लिए मैं दिखा दे रहा हूं। ये मान लेते हैं आपका कॉपर का वायर है। अब सीधी सी बात है, इसमें बिलियंस ट्रिलियंस एटम होंगे कॉपर के, राइट? और ये क्योंकि रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि हर एक एटम से, जैसे मान लेते हैं आपका न्यूक्लियस हो गया और इसका बाहरी ऑर्बिट में दिखा रहा हूं, समझ रहे हैं? वैलेंस बैंड दिखा रहा हूं मैं, ठीक है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसी तरीके से इसमें एक और कॉपर का एटम, मतलब इसमें भाई ये एलिमेंट है ना, कॉपर एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, इसको जूम कीजिएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एटम दिखेंगे, राइट? और ये क्योंकि 27 डिग्री पे रखा हुआ है तो इसके अंदर क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या, अपने आप, ठीक है? अपने आप, आपको कोई भी बाहर से फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है, अपने आप क्या होगा, इस गर्मी के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है? और ये क्योंकि इधर भी एटम है, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे हर जगह भरा हुआ है ना भाई, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है, एटम बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ओके, तो इस कॉपर में आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा जंप करते रहता है, कभी यहाँ जाएगा, कभी इस एटम के पास, कभी इस एटम को, कभी इधर इधर चलते रहता है। ये इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर ये जो वायर है ना, ये ट्यूबलाइट का वायर, इसमें भी अभी क्या है आपका, एक तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे हैं। क्लियर हुआ? बिना इसमें कोई सप्लाई दिए हुए भी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है भाई कि ये जो, क्योंकि इसमें मैंने मान रखा है कि बिलियंस ट्रिलियंस एटम है, तो आप कह सकते हैं कि अगर 1000 इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा तो प्रोबेबिलिटी है कि 1000 इलेक्ट्रॉन इधर भी भाग रहा होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स का, समझ रहे बात को, संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का। तो ओवरऑल इधर से जो करंट मिला और इधर से जो करंट मिला, एक दूसरे को ये क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। करंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, करंट होता है, ठीक है? तो एक बार इधर भाग रहा है तो दूसरी मतलब, और फिर 1000 इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो ओवरऑल क्या कर देता है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। इसी के चलते इसमें आपको कोई भी करंट नहीं देखने को मिलेगा, नेट करंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं 5000 इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो आप ये भी मान के चल सकते हैं कि 5000 इलेक्ट्रॉन क्या है, नीचे की तरफ भाग रहा होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत आएगा, आप बोलिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें दौड़ रहे हैं इस एटम से उस एटम, ये बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, जंप करके बाहर क्यों नहीं चले जाते हैं? तो इसके पीछे भी रीज़न है भाई। जैसे अगर आप इस पूरे कॉपर को देखेंगे तो इस पूरे कॉपर में अभी क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का जितना संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन का भी संख्या होगा। समझ रहे बात को भाई मेरे? जैसे अगर इस एटम को फोकस करेंगे तो इसमें आपका क्या है, 29 प्रोटॉन है, तो इसी के अंदर 29 इलेक्ट्रॉन भी तो है। लेकिन ये एक अलग बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है निकल करके कहाँ आ जा रहा है, इसके पास आ जा रहा है। लेकिन भाई ओवरऑल इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी निकल करके इस पे तो आ सकता है। समझ रहे बात को? यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे अंदर में तो जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ओवरऑल क्या है, इसी के अंदर है अभी।
अब आप मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो यहां पे होगा क्या एक्चुअली, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपके सरफेस पे आएगा ना, या फिर ये सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा आपका कंडक्टर है ना, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसे आएगा चार्ज, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने सोडियम का बताया ना भाई एग्जांपल, यहां पे 11 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और अभी मान के चलते हैं इसमें 11 नेगेटिव चार्ज भी है, तो ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन मान लेते हैं इसका जो बाहरी वाला बैंड है ना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बताइए प्रोटॉन तो अभी भी 11 का 11 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सही बात है, पॉजिटिव चार्ज आपका अभी भी 11 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, एक तो निकल गया, एक तो भाग गया, तो बचा क्या, 11 ना होकर के मात्र यहां पे आपके पास बचा है सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 इलेक्ट्रॉन के चलते जो 10 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये जो 11 प्रोटॉन है यहाँ पे, 11 में से 10 प्रोटॉन आप ले लीजिए, तो 10 प्रोटॉन और ये 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बचा हुआ प्रोटॉन है ना भाई, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है अभी भी। क्लियर हुआ, यानी ओवरऑल आप कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो इस एटम के ऊपर अब ये न्यूट्रल ना रह करके इस पे एक 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया, प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं आयोन्स। तो ये सब आपको पता होगा भाई, ठीक है, इतना ज्यादा हम लोग नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पे भी वही है, ये जो कंडक्टर मैंने दिखाया है, मान लेते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करने की कोशिश करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण मान लेते हैं इस पूरे कॉपर के अंदर जो है 1000 इलेक्ट्रॉन था, सिंपल वे में समझिए, और 1000 प्रोटॉन भी था, ठीक है। तो ओवरऑल क्या था, दोनों एक तरीके से कैंसिल आउट करके न्यूट्रल बना हुआ था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो 1000 प्रोटॉन है, 1000 प्रोटॉन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता है आपका, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया अब, 999 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 999 इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, और इसमें से आप ले लीजिए 999 प्रोटॉन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन फिर भी एक प्रोटॉन तो बचा हुआ है, तो उस एक प्रोटॉन के चलते क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ, यानी ये पूरा का पूरा कॉपर का जो वायर है ये +1 की तरह बिहेव करेगा, यानी ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्योंकि कॉपर ही इटसेल्फ एक प्लस चार्ज बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकले तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्योंकि ये प्लस बन गया आपका ये पूरा का पूरा कंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव बना हो तो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, इसको खींच लेगा, बाहर निकलने ही नहीं देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आपका कंडक्टर, फिर चाहे कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, अगर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जहां मन तहां वो दौड़ते रहते हैं, और वो कभी भी सरफेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते, अभी जस्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट पेज पे। देखिए, हम लोग यहां से थ्योरी पढ़ते हैं भाई, और जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं। देखिए, पहला लाइन बोलता है भाई, द रीडर इज फैमिलियर विद द करंट कंडक्शन। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो हम लोग को पता है करंट कंडक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं करंट, एक तरीके से कंडक्ट कर रहा है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पता है, थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, ये हम लोग को पता है, यानी किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसके चलते हम लोग को करंट मिलता है। अब बोलता है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर एटम आर लूजली बॉन्ड टू द एटॉमिक न्यूक्लियाई। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कॉपर के केस का एग्जांपल लेकर के कि कॉपर का जो फोर्थ वाला बैंड था, डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये मान लेते हैं फोर्थ बैंड है इसका, यानी वैलेंस बैंड। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था ये लूजली बॉन्डेड होता है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये
कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में बैठा हुआ है फिर पड़ा हुआ, वो लूजली बॉन्डेड होता है किसके साथ? एटम के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। एट रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर की बात करें, थर्मल एनर्जी इन द कंडक्टर इज एडिक्वेट टू ब्रेक द बॉन्ड। यानी जो भी नेचर ने आपको 27 डिग्री पे जो गर्मी दिया है वो गर्मी काफी ज्यादा होता है, काफी इनफ होता है, वो थर्मल एनर्जी काफी इनफ होता है किस चीज के लिए? इनके बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए। क्लियर? इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उनके बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए आपका ये जो थर्मल एनर्जी है यानी रूम टेम्परेचर ये इनफ होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी ये यहां से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये बाहर निकला, ठीक है, कहां से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा मतलब एंड लीव देम अनअटैच्ड टू एनी वन न्यूक्लियस, यहां से निकल करके इसके बगल में और भी तो एटम है, समझ रहे बात को, कॉपर के, वहां पे चला जाएगा, मतलब जंप करते चला जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दीज अनबॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूव एट रैंडम विद द कंडक्टर, यानी जो आपके ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, वो कंडक्टर के अंदर ही क्या होते हैं? रैंडमली जहां मन तहां मूव करते रहते हैं, यानी कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई तिरछा भाग रहा है, इस तरीके से, ठीक है। एंड आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर हो गया? आगे पढ़ते हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, अब इसके लिए समझिए, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया भाई। अब समझिए, ये जो मेरे पास कॉपर का वायर था जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, भटक रहे थे, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मान लेते हैं मैंने एक बैटरी लाया, ठीक है, ये मेरे पास एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। बैटरी क्या होता है? बैटरी में कैसे पॉजिटिव टर्मिनल बनता है, नेगेटिव टर्मिनल बनता है, ये आपको अगर नहीं पता है भाई तो सिंपल समझिए, बैटरी के अंदर दो प्लेट होता है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक प्लेट और ये मान लेते हैं दूसरा प्लेट। हम लोग क्या करते हैं, जो प्लेट है आपका, मान लेते हैं प्लेट ए है और ये आपका बी है, ठीक है। तो इस प्लेट को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, यानी दोनों प्लेट अभी क्या है? न्यूट्रल है, राइट। लेकिन आप समझिए मेरे पास कुछ ऐसा जादू है भाई कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बी से इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती छीन करके इस ए को दे दे रहा हूं, समझ रहे बात को? भाई इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई बताइए? इलेक्ट्रॉन मूव करता है कि नहीं करता है, बोलिए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ से उखाड़ करके, इसे छीन करके क्या करेंगे, इसको दे देंगे। अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन जमा करते चले जा रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन जमा करते चले जा रहे हैं, किससे? इससे लेकर के, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर बढ़ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई? जैसे मान लेते जब ये न्यूट्रल था तो उसमें मान लेते हैं आपका 10 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और 10 प्रोटॉन था, इस तरीके से समझिए। लेकिन मैंने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन छीन करके इसमें देते चला गया, यानी मान लेते हैं इसमें मैंने 20 इलेक्ट्रॉन दे दिया जबरदस्ती इसको, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? यहाँ पे टोटल संख्या कितना हो जाएगा बताइए? 10 पहले से था, अब 20 और डाल यानी 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बताइए? 10 प्रोटॉन और इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन फिर भी क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, जो कि इसके ऊपर क्या कर देगा, नेट नेगेटिव चार्ज ले आएगा 20 इलेक्ट्रॉन का। क्लियर हुआ? यानी ये जो प्लेट हो जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे क्योंकि मैंने 20 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, छीन लिया है, तो यहाँ पे अब बचेगा क्या भाई मेरे? जैसे मान लेते हैं जब ये न्यूट्रल था उस समय प्रोटॉन भी 10 था इसमें, या फिर ऐसे गलत, यहाँ पे मान लेते हैं 30 था प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 30 होगा, समझ रहे बात को? लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इससे क्या है 20 इलेक्ट्रॉन ले लिया, निकाल लिया, 20 इलेक्ट्रॉन निकाली, तो बचा क्या इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये और 10 प्रोटॉन ये, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पे 20 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, समझ रहे बात को? तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर हुआ? यही है मेरा बैटरी, समझ गए? तो बैटरी कुछ नहीं, जबरदस्ती एक का इलेक्ट्रॉन दिया हुआ रहता है दूसरे के पास, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ये प्लस बन रहा है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये नेगेटिव बन रहा है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। क्लियर? और क्योंकि ओवरऑल ये पूरा का पूरा प्लेट ही चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो सीधी सी बात है अगर इसके आसपास के एरिया में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर के आऊंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपने तरफ, समझ रहे बात को?
क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है, मतलब नेगेटिव चार्ज से बिहेव कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज लेकर के आया तो खींच लेगा, सटा लेगा। और वही क्योंकि ये जो है भाई ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, तो इसके बगल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या कर लेगा, खींच लेगा ये। ओके, तो बैटरी कुछ नहीं, बस समझिए दो हम लोग का टर्मिनल होता है, क्योंकि ये दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैसे बनाते हैं मैंने आपको समझा दिया है। तो अभी समझिए इस जो हम लोग के पास कॉपर वायर था, इसको मैंने इस तरीके से बैटरी से जोड़ दिया है। क्लियर हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, जो कि पहले जहां मन तहां बह रहे थे, यानी बैटरी से जोड़ने से पहले क्या था, जहां मन तहां एक तरीके से ये लोग भाग रहे थे। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है, यानी वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन होगा ये ड्रिफ्ट करते हुए आपका क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भाग रहा है, पहले क्या था जब आपने बैटरी से नहीं जोड़ा था, तो पहले क्या था कि 1000 इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर भाग रहा है तो 1000 इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, उसके चलते हम लोग को नेट करंट जीरो मिल जा रहा था, कैंसिल आउट हो जा रहा था। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया, इलेक्ट्रॉन के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा है, तो इसके चलते अब हम लोग को यहाँ पे एक नेट स्पेसिफिक करंट का वैल्यू मिलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर, ठीक है, या फिर कहिए इसी को बोलते हैं हम लोग करंट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो वही लिखा हुआ भाई, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, बैटरी जोड़ेंगे कंडक्टर में, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन, जो जहां मन तहां पहले भाग रहे थे लावारिश की तरह, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मूव करेंगे थ्रू द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर में ही, इन एन ऑर्डरली मैनर, यानी एक ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, दस constituting इलेक्ट्रिक करंट, उससे चलते हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। दिस इज हाउ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द कंडक्टर। और इसी तरीके से इसी वे में क्या होता है, हम लोग का कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है, या फिर कहिए हम लोग को इसी के चलते इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। क्लियर हो गया, खत्म हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। आगे आते हैं अब हम लोग, देखिए क्या है नेक्स्ट है आपका, मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिपेंड फॉर देयर ऑपरेशन on the movement of electron in an evacuated space। समझिए मेरी बात, जैसे मैं माइक यूज कर रहा हूं भाई, तो माइक क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, ये आपका बोर्ड है तो ये भी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। तो भाई इनको ऑपरेट करने के लिए, इनका काम करवाने के लिए क्या चाहिए, इसमें भी तो एक तरीके से वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, समझ रहे बात को। लेकिन हम लोग डायरेक्ट आज के जनरेशन में नहीं आएंगे। आज का जनरेशन क्या है, ट्रांजिस्टर का है, यानी सेमीकंडक्टर का है। ठीक है, हम लोग सीधे सीधे कहां पे आएंगे, इवैक्यूएटेड स्पेस। इवैक्यूएटेड स्पेस मतलब क्या, हम लोग वैक्यूम ट्यूब से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, जैसे अगर इंडिया का सिचुएशन आज के डेट में ऐसा क्यों हुआ, यानी पेट्रोल 100 रुपए से भी ज्यादा महंगा क्यों हुआ, इस चीज को अगर आपको जानना है तो भारत का आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ, तो हम लोग सेमीकंडक्टर तक कैसे पहुंचे। जैसे आप अगर मेमोरी कार्ड देखते हैं छोटा सा, ठीक है, तो सोचिए वो आपके नाखून के साइज के बराबर है, लेकिन उसमें आप सोचिए आप 128 जीबी तक भी आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर हुआ, या फिर देखना वहां पे हार्ड डिस्क होगा, दो, जैसे ये भाई, ये देखिए ये आपका 1 TB का हार्ड डिस्क है। ओके, इसका साइज देखिए कितना छोटा सा है। हाँ, तो 1 TB का अगर आपको हार्ड डिस्क बनाना है भाई, और इतने छोटे से स्पेस में बनाना है, तो इस चीज को समझने के लिए यहां तक हम लोग कैसे पहुंचे होंगे, तो हम लोग को सबसे पहले अपने फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि था आपका वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, पहले के जनरेशन में कंप्यूटर बहुत बड़ा बड़ा होता था। ठीक है, आपका जो कमरा है या फिर आपका घर है उतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था। क्यों, क्योंकि हम लोग को उस समय वैक्यूम ट्यूब यूज करना पड़ता था, उनका साइज बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो वही है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को काम कराने के लिए हम लोग उस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के अंदर से करंट फ्लो करवाते थे। ठीक है, क्या होता है समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पस द फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटालिक। देखिए अब क्योंकि वैक्यूम ट्यूब, देखिए थोड़ा सा मैं आपको एडवांस बता देता हूं, उसके बाद फिर वापस हम लोग बुक पे आते हैं।
जैसे आप इमेजिन कीजिए भाई, ये मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास ग्लास, ठीक है, इस तरीके का ग्लास है मेरे पास, ओके। या फिर ऐसे ना दिखा करके हम लोग सिंपल दिखाते हैं, इस तरीके से मेरे पास मान लेते हैं ग्लास है। और ऑलरेडी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्लास कर रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था प्रोटॉन का कैसे हम लोगों ने खोज किया, ये क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब। तो उसी तरीके का आपका ये एक तरीके से ग्लास है भाई, इसको डिस्चार्ज ग्लास बोलते हैं एक तरीके से। तो समझिए, मान लेते हैं इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे कॉपर का प्लेट लगाया है, ये मेरा कॉपर का प्लेट है, और एक मेरा यहाँ पे कॉपर प्लेट लगा हुआ है, और इस पूरे ग्लास के अंदर वैक्यूम है, ठीक है, यानी हम लोगों ने पूरे मिक्सचर ऑफ एयर को बाहर निकाल रखा है, ठीक है। और ये इसको हम लोगों ने जोड़ रखा है इस तरीके से तार ला करके। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब होता है, जैसे ये जो कॉपर का प्लेट है, इसके अंदर तो आपका रूम टेम्परेचर पे ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जंप कर रहा होगा जहां मन तहां तो भाग रहा होगा सब, राइट। लेकिन मेरे को क्या करना है, इनको बाहर निकालना भाई, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये अगर कॉपर का वायर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर उधर, ठीक है, लेकिन वो सरफेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं कभी भी, राइट। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर निकालना चाहते हैं, इसको बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है, इमिट करवाना चाहते हैं। कैसे पॉसिबल है, ठीक है, कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए आपके पास बहुत सारा मेथड होता है। सबसे पहला मेथड क्या है भाई, कि ये जो आपका कॉपर का प्लेट है ना, इसको आप गर्मी दीजिए, यानी इसको आप इतना गर्मी दे दीजिए। अभी जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है कि इसी के अंदर आपका कॉपर जो है इधर उधर भाग रहा है रैंडमली। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इसको गर्मी मतलब इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ, थोड़ा सा और हीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हीट करने से क्या होगा, अब हम लोग अब सीधे सीधे कॉपर के एटम के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए हीट होने से क्या होगा, ये मान लेते हैं फोर्थ बैंड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड काफी है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकला हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अब फर्दर जब इसको गर्म करेंगे, यानी इस पूरे कहाँ गया हम लोग का, इस पूरे कॉपर के वायर को या फिर कहीं प्लेट को गर्म करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते मैंने आग लगा दिया है, ठीक है। अब गर्मी कैसे देते हैं सब भी बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग को फिलामेंट यूज करना पड़ता है इसको गर्म करने के लिए। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है। और एक चीज समझिए, कोई भी चीज अगर भाग रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, क्लियर होगा, काइनेटिक एनर्जी होता है भाई, ठीक है। तो जब इसको आप गर्म करेंगे आग लगा करके नीचे से, तो ऑटोमेटिक ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई हीट करने का मतलब क्या, गर्मी देने का मतलब क्या, कि इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे हैं, समझ में आया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहने का मतलब इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग एनर्जी। और मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ गए। तो यहां से मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ऑटोमेटिक क्या होगा, एस्केप कर जाएगा। यानी जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, प्लस बनेगा ओवरऑल, और ये माइनस है, तो इनके बीच में इतना ज्यादा रफ्तार हो जाता है, इतना ज्यादा स्पीड हो जाता है कि ये इनके अट्रैक्शन को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन, या फिर कहिए इलेक्ट्रॉन जो है मेरा इमिट कर गया, ओके। तो वही लिखा हुआ है, द फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, यानी जो मेटल है आपका कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड जो भी है, उनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लेंगे आप, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन, या फिर कहिए इलेक्ट्रॉन जो है मेरा इजेक्ट कर चुका है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, देखिए, और ये सब अगर मैं नहीं समझाऊंगा ना भाई तो आगे जाकर के आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, एक दिन में एक एक लेक्चर या फिर अल्टरनेट डे में आपको लेक्चर मिलते चला जाएगा, आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब भाई ऑलरेडी हम लोग को ये जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
एक्सटर्नल सोर्स यूज करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे गर्मी दिया ना, आग लगा करके, समझ रहे बात को? ये मेरा कॉपर का वायर था, इसमें इलेक्ट्रॉन था, इसको बाहर निकालने के लिए मेरे क्या करना पड़ रहा है? एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो वही है कि अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको एक सफिशिएंट एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया हो? कोई भी पूछा क्या होता है? तो आपका कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर ही क्यों, कॉपर ही क्यों, एल्युमिनियम ही क्यों? क्योंकि भाई मेटल में ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आया? ओके। और कोई अदर चीज भी आप ले सकते हैं, जैसे जरूर नहीं है मेटल ही लें। अगर आपको यहाँ पे और बेटर तरीके से मैं क्लियर करूँ, जैसे भाई मान लेते हैं मैं एक इंसुलेटर ही लेता हूँ, ठीक है, इंसुलेटर ही लेता हूँ, लेकिन इंसुलेटर में जैसे मैं कार्बन ले लेता हूँ भाई, ठीक है, कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का अगर हम लोग देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरन, बोरॉन, कार्बन, यानी 6 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसका जब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, यानी इसमें आपका 2 और बाकी जो है 4। अब सोचिए इसका जो वैलेंस बैंड है ये इसका बहुत करीब है न्यूक्लियस से, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कार्बन को अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो, क्योंकि भाई 27 डिग्री और ये इनके बीच में काफी कम डिस्टेंस है ना, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट ही इसका क्या हो रखा है, वैलेंस बैंड बना हुआ, ठीक है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कभी भी रिलीज नहीं कर पाता है, निकल नहीं पाता है। अब क्योंकि निकल ही नहीं पाएगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्लियर हुआ? और फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब इसमें कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको? आप क्या कीजिए, एक्स्ट्रा गर्मी दीजिए, उसे हीट करते रहिए, ठीक है। हीट करने से तो भाई ये जो गर्मी आप दे रहे हैं एक्स्ट्रा, तो इससे पहले क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, यानी यहां से निकलना स्टार्ट होगा। और जब थोड़ा सा और गर्मी दीजिएगा तब जाकर के इसका जो सरफेस होगा कार्बन का, जैसे मान लेते हैं कार्बन का टुकड़ा है, तब जाके ये सरफेस से बाहर निकलेगा। तो बताइए इसको भाई इमिट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? बोलिए, हाँ, समझ रहे बात को? तो इतना हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों देने जाएंगे फालतू का? हाँ, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए आप फिलामेंट लगाते हैं। फिलामेंट मतलब जैसे जो 10 रुपये वाला बल्ब होता है ना, उसमें फिलामेंट लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, 5 मिनट चला दीजिएगा, अब बल्ब को हाथ से छूइएगा ना, छू नहीं पाइए, उतना ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि टंगस्टन है उसमें लगा हुआ। तो वही चीज़ है भाई, यहाँ पे हम लोग का फिलामेंट होता है, इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, ताकि ये गर्म हो, और ये गर्म होगा तो ऑटोमेटिक आपके मेटल को भी गर्म कर देगा। तो हम लोग इतना क्यों करने जाए, इतना एनर्जी क्यों फालतू का देने जाए, क्लियर हुआ? तो हम लोग हमेशा कंडक्टर ही चूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंडक्टर के पास नेचुरली क्या है, एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए, अब हम लोग फटाफट खींच लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड टू मूव इन अ वैक्यूम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए क्या बोला, ये जो वैक्यूम ट्यूब मैंने यहां पे दिखाया है आपके लिए, अब क्योंकि ये जो मेरा प्लेट था यहाँ पे, कॉपर प्लेट, इसको मैंने क्या किया, एक तरीके से रूम टेम्परेचर पे है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, लेकिन और मैंने फिलामेंट लगा करके नीचे में इसको गर्म कर दिया। गर्म करते क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्लियर हुआ? मान लेते इसमें से बाहर ये निकल चुका है, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक तरीके से फ्लो करवाना है, ठीक है भाई? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भी एक प्लेट लगा देता हूँ और इन दोनों प्लेट को इस तरीके से जोड़ देता हूं बैटरी से। तो इस तरीके से जोड़ने का मतलब क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, समझ गए? तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, समझिए, ये पॉजिटिव चार्ज तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि इस प्लेट का जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये सब खींच लेगा ये, ठीक है। तो ओवरऑल बचेगा क्या, यहाँ पे प्लस बचेगा, और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो खींचा है इसको जबरदस्ती दे देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कुछ नहीं भाई, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ना, जो बाहर निकला हुआ है, इनके ऊपर क्या होता है, ये फोर्स लगाता है, तो इन इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ खींच लेगा इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके वैक्यूम ट्यूब के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। एक चीज और समझिए, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का डेफिनेशन बताया था भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके नाम में ही आपका बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये जो पूरा आया हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, ठीक है। और निक्स का मतलब क्या है, ये मैकेनिक्स है, ठीक है, मैकेनिक्स।
तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन को ही कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लोड जितना खींचेगा करंट उतने हिसाब से वो खींचेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मात्र 10 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से फ्लो हो, इस प्लेट से 10 इलेक्ट्रॉन ही इमिट हो और 10 का 10 ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फ्लो हो, इस तरीके से। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इस फिलामेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल करके। अगर आप इसके गर्मी को कंट्रोल कर लीजिएगा तो ओवरऑल जैसे कम इसको गर्म कीजिएगा तो ये भी कम गर्म होगा, और कम गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन भी आपका उसी हिसाब से कम निकलेगा। फिलामेंट को अगर आप ज़्यादा गर्म कीजिएगा, ये भी ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर हो रहा है कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये आपको आइडिया लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये भाई द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो भी हम लोग का इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया उसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके उसको क्या करेंगे, वैक्यूम ट्यूब के अंदर में मूव करवाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दस कंस्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक करंट, और इसके चलते हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या है, हम लोग यही पढ़ने वाले। वी शैल कन्फाइन अवर अटेंशन टू द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, कितने तरीके से निकाल सकते हैं, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बस आप इस लेक्चर को कवर कर लिए ना, ये चैप्टर आपका दूसरे लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यानी सेकंड चैप्टर के लिए मात्र 2 ही लेक्चर मिलेगा। ये आपका मास्टर लेक्चर है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। देखिए भाई, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी तक मैंने जो भी समझाया है आपको, वही चीज़ आपको यहाँ पे समझाएगा। ये आपका एक कॉपर का प्लेट लिया हुआ है, मान लेते हैं कंडक्टर है, इसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। ये रैंडम भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, नेट करंट 0 होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलता, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, तो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर निकलना, ठीक है भाई। द लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सब्सटेंसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन इमिशन। यहाँ पे आप सब्सटेंसेस लिखा हुआ है, कंडक्टर नहीं लिखा हुआ। सब्सटेंस मतलब किसी भी चीज़ से, प्लास्टिक से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसको गर्म करना पड़ेगा भाई। और प्लास्टिक को गर्म किया वो सह नहीं पाता है, वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। डेफिनेशन ऑलरेडी समझाते हैं, आगे पढ़ते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, अगर इलेक्ट्रॉन इमिट करना चाहते हैं, मेटल आर यूज्ड, मेटल यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि दे हैव मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इफ अ पीस ऑफ मेटल, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इज इन्वेस्टिगेटेड, यानी उस पर जब आप छानबीन कीजिएगा रूम टेम्परेचर पे, इंपॉर्टेंट है ये, रूम टेम्परेचर पे आपको उसको देखना है, ठीक है। द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज शोन, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं जिगजैग मोशन में, इधर उधर इधर उधर, ठीक है। Okay, however, these electrons are free only to the extent that they may transfer from one atom to another atom within the metal. यानी इस मेटल के अंदर में ही क्या है, इस एटम से दूसरे एटम में, दूसरे एटम से तीसरे एटम में ऐसे जंप करते रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? But they cannot leave the metal surface to provide the electron emission. लेकिन ये सरफेस से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब बाहर ही नहीं निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा नहीं, सही बात है। अब सीधी सी बात है, इसको बाहर निकालने क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी इसको गर्म करना पड़ेगा। या फिर कहिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये मान लेते हैं पूरा का पूरा पॉजिटिव और इधर आपका पूरा का पूरा नेगेटिव। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, बाहर खींच लेगा इसको, ठीक है। और इसको आप सीधे सीधे बैटरी से जोड़ दीजिए, ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, इस तरीके से। तो ये भी आपका एक तरीके से एक्सटर्नल सोर्स बन गया। या फिर कहीं इसको आप गर्म कर दीजिए, गर्म करते हैं ये थर्मल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सारा ऑप्शन है भाई, ठीक है। आपको बस यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, ओके। तो वही है कि सरफेस से कभी बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? It is because the free electron that start the surface of a metal find behind them positive nuclei pulling them back। मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं एटम था अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है इस पे एक चार्ज बढ़ गया तो पॉजिटिव तरह बिहेव करेगा, और ये नेगेटिव था तो ऑटोमेटिक इसको खींच लेगा, ठीक है। ओके ना, तो कभी भी निकल नहीं पाता है। एंड नन पुलिंग फॉरवर्ड, और ये आगे जाने नहीं देता इसको। दस
एट द सर्फेस ऑफ अ मेटल, मतलब इसके सर्फेस पे बात करें, अ फ्री इलेक्ट्रॉन इनकाउंटर फोर्स, मतलब इसके ऊपर एक हमेशा क्या होता है, काउंटर फोर्स लगता है, इसको हमेशा खींच के रखता है और उसको कभी भी बाहर से निकलने नहीं देता, मतलब मेटल से बाहर निकलने नहीं देता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड, द मेटालिक सर्फेस ऑफर अ बैरियर ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सरफेस बैरियर। इनका जो सरफेस है ना, ये क्या है, एक तरीके से यहां पे बैरियर क्रिएट करके रखता है भाई, जाने नहीं देता है, लोगों ने बाउंड्री डिफाइन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में मैंने इतना टाइम दिया ना भाई इसी चीज को समझाने के लिए, ताकि हम लोग आगे में दिक्कत ना हो। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेरे को मिटाना होगा। देखिए आगे क्या बोलता है, However, if sufficient external energy is given to the free electron, वही है, हीट कर दीजिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी अगर आप दे देंगे, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते क्या होगा, दस इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस ओवर द सरफेस बैरियर, सरफेस बैरियर से बाहर निकल जाएगा टू लीव द मेटल, और मेटल से एक बार निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इमिशन हो चुका है यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉन जो है इमिट कर चुका है। अब जो भी हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं, दिस एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द सरफेस बैरियर ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन का मतलब है भाई जो हम लोग को मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए यहाँ पे, जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को बैरियर, सरफेस बैरियर को तोड़ करके बाहर निकल जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, और अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। क्लियर हुआ? तो वर्क फंक्शन कुछ नहीं, वर्क का मतलब क्या होता है भाई, और फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे आपका हाथ काम कर रहा है, ठीक है, यानी पैर काम कर रहा है, ठीक है, आपका दिमाग काम कर रहा है, मतलब फंक्शन कर रहा है, आपका बॉडी फंक्शन कर रहा है। और वर्क मतलब क्या, सीधी सी बात है, यहां से जब तक इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो कैसे आप वैक्यूम ट्यूब में उसको एक तरीके से फ्लो करवा सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं सो? हाँ, तो भाई ये वर्क फंक्शन, ठीक है, यानी मिनिमम एनर्जी जिससे कि ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, यानी वैक्यूम ट्यूब मेरा कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो ये क्या बोलता है, वर्क फंक्शन का डेफिनेशन लिखा होता है, अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटालिक सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। यानी कोई भी अगर मेटल है, ठीक है, और मेटल सरफेस से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, एडिशनल एनर्जी जो देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। उस पर्टिकुलर मेटल का, अलग अलग मेटल का अलग अलग होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे आते हैं। ये क्या है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं इसी लेक्चर में कवर करूंगा, लेकिन लास्ट में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक स्पेशली वीडियो दिया था, उसी का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आगे आते हैं, थोड़ा सा इसको फटाफट खींच लेते हैं, उसको फिर आएंगे इस पे हम लोग। देखिए अब है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, यानी कितने तरीके से हम लोग किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो वो रहता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल इज पॉसिबली ओनली इफ सफिशिएंट एडिशनल एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्सेस। यानी कोई भी अगर मेटल है, उस मेटल से अगर आप इलेक्ट्रॉन को इमिट करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, तो तभी पॉसिबल है जब आप उसमें बाहर से एक्स्ट्रा एडिशनल एनर्जी देंगे, सप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ में? और वो जो एनर्जी दे रहे हैं उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बोलता है दिस एक्सटर्नल एनर्जी मे बी कम फ्रॉम, अभी जो एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं, वो कहां से आ सकता है, कैसे दे सकते हैं, कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेस, बहुत तरीके के डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम लोग के पास, जैसे हीट एनर्जी अभी जस्ट बताया था, ठीक है, हीट एनर्जी से, या फिर कहिए एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। देखिए आपने पढ़ा होगा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिक इलेक्ट्रिकल में। सबसे पहले इमेजिन कीजिए ये मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है Q1, और इससे मात्र 5 सेंटीमीटर के दूरी पे एक और चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं, प्लस ये भी मतलब पॉजिटिव चार्ज है।
सबसे पहले ये चीज़ समझिए, अगर हम यहाँ पे एक छोटे से चींटी की बात करें, आंट की अगर बात करें, चींटी, ठीक है, चींटी कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, राइट। चींटी मतलब जो चीनी खाता है भाई, ठीक है। तो चींटी के लिए, एक छोटे से चींटी के लिए 100 मीटर का जो डिस्टेंस होगा ना भाई, एक तरीके से इन्फिनाइट हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा है, समझ रहे बात को। तो 100 मीटर उसके लिए इन्फिनाइट डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग अपने चार्ज के ऊपर बात करें, जैसे ये मान लेते हैं भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 10 प्रोटॉन रखे हुए हैं, ठीक है, 10 प्रोटॉन रखे हुए हैं, क्लियर हुआ। यानी बहुत छोटा है ना भाई, प्रोटॉन का साइज कितना होता है, बहुत छोटा, 10 का -27, तो 10 भी रखा तो अपने आप में बहुत छोटा चीज़ है ये, समझ, चींटी से भी छोटा है ये, क्योंकि चींटी को तो कम से कम हम लोग नेकेड आई से देख पाते हैं, इसको तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर दूरी कितना होता है, इतना दूरी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, इतना दूरी 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। तो क्योंकि ये अपने आप में साइज में बहुत छोटा है, तो इनके लिए 5 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस क्या हो जाता है, इन्फिनाइट के बराबर हो जाता है, ठीक है, समझ में। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे भी एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, लेकिन इनके बीच में क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस है, भले ही 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन इन लोग साइज में इतने छोटे हैं, तो इनके लिए 5 सेंटीमीटर भी क्या हो गया, इन्फिनिटी डिस्टेंस के बराबर हो गया। तो इनके बीच में कभी भी फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत दूरी पे है एक दूसरे के। लेकिन अभी जैसे इसको मिटाता हूं मैं, देखिए सेकंड केस में क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा यहाँ पे चार्ज रखा हुआ ना Q1, ये फिक्स चार्ज है मान लेते हैं, इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूं भाई, इसको मैं धीरे धीरे हाथ से धक्का दे करके इसको क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे नजदीक लेके आ रहा हूं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे इसको, अब इनके बीच में जो दूरी है मान लेते हैं मात्र 2 सेंटीमीटर का रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ये जो आपका Q1 चार्ज है अपने आप तो आएगा नहीं आगे, मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर धक्का दिया, इस तरीके से धीरे धीरे धक्का दिया है, यानी फोर्स लगाया है, और फोर्स लगने से इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, पहले इस पोजीशन पे था, अब पहुंच गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है। यानी मैंने इसके ऊपर क्या किया है, एक काम किया है, वर्क किया है, ठीक है। और जितना भी मैंने काम किया होगा वो पूरा का पूरा इसमें क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। कैसे, तो देखिए, जैसे ही मैंने इस चार्ज को धीरे धीरे धक्का दे करके इस पोजीशन पे लेकर गया, मान लेते अभी मैंने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये चार्ज पीछे की तरफ भागने की कोशिश करेगा, समझ रहे बात को। यानी पहले वाले केस में जब ये इस पोजीशन पे पड़ा हुआ था तो इसके पास पीछे भागने का ताकत नहीं था, लेकिन सेकंड केस में जैसे ही मैंने इसको धक्का दे करके यहाँ पे लेकर के आया है, अब जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा ना यहाँ से, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पीछे की तरफ भागेगा। यानी इसके अंदर क्या है, एक तरीके से एनर्जी आ गया है। वो एनर्जी आया कहाँ से, तो एनर्जी आया भाई कि जो भी मैंने इसको धक्का दे करके जो भी काम किया इसके ऊपर, जो भी वर्क डन किया, वही वर्क डन क्या हो गया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो चुका है। और जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा वैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इस पोजीशन पे इस चार्ज के पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट भाई ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देखिए, हीट एनर्जी समझ गए होंगे। हीट एनर्जी से देकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट भाई, फिर से मेरे को निकालना पड़ेगा फोटो। देखिए, हीट एनर्जी तो आपका क्लियर हो गया होगा। हीट एनर्जी देखिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहां पे आया था ये इलेक्ट्रिक स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही वाला चीज है।
मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास ये कॉपर का वायर है, उसके अंदर क्योंकि ये रूम टेम्परेचर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, मान लेते हैं पॉजिटिव है और एक इधर मान लेते हैं नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या, ये प्लेट है एक तरीके से, ठीक ना, ये भी आपका प्लेट है एक तरीके से, और इसको हम लोग क्या करते हैं ना, बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, क्लियर हुआ, इस तरीके से, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ही खींच लेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को क्यों खींच पा रहे हैं, फिर कहिए इसके पास प्लस चार्ज कैसे है, तो बताया था जबरदस्ती क्या है, इस प्लेट का पूरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, छीन करके, यानी इस प्लेट का, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो इस प्लेट का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच करके मतलब क्या, जो भी मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया ना भाई, वही चीज समझिए, यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, जबरदस्ती खींच करके, यानी धक्का दे करके, और धक्का देना डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉन मैंने खींच करके, और ये कौन खींच रहा है, मैं हाथ से नहीं खींच रहा हूँ, ये बैटरी खींच रहा है एक तरीके से, ठीक है, तो ये खींच करके पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ हम लोगों ने जमा कर रखा है, इसमें एक तरीके से धकेल रखा है, जबरदस्ती एक तरीके से, क्लियर हो रहा है, हाँ। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज बन जाएगा, और यहाँ पे आपका माइनस चार्ज, वो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे भाई, बस समझ, इतना मैं हिंट दे रहा हूँ तो आप आइडिया लगा सकते हैं अपना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ओके ना। तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, और ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर में पड़ा हुआ, ये अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करेगा, ये पॉजिटिव जो है इसको खींच लेगा अपने तरफ, ठीक है। तो ऐसे भी आपका ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका लाइट एनर्जी, या फिर कहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बॉम्बार्डिंग द मेटल सरफेस। समझिए लाइट एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रम के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसे सनलाइट जो आ रहा है वो क्या है, लाइट एनर्जी है। तो सनलाइट में भाई बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, और बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से न्यू पेज पे आना होगा। जैसे मान लेते हैं मेरा ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, रूम टेम्परेचर पे इधर उधर घूम रहे हैं, सब जंप कर रहे हैं अंदर, लेकिन इसमें मैंने क्या कर दिया, लाइट एनर्जी डाल दिया। तो लाइट एनर्जी कुछ नहीं, ये ईएमआर होते हैं भाई, ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इनका अपना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और आपको बताया था कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इन ईएमआर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, और एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ईएमआर को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, इसे बताया हुआ मैंने, ओके। और इतना मैंने 29 लेक्चर खींचा है, ठीक है, 29 लेक्चर मतलब 29 घंटा, ओके, और 29 घंटा मैंने आपको सिर्फ दिया है, उससे पीछे मैंने कितना पढ़ा होगा उस चीज़ के लिए, वो भी आप एक तरीके से देख लीजिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। लाइट एनर्जी से कैसे निकलता है, क्लियर हो गया होगा। अब आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज बॉम्बार्डिंग द मेटल सरफेस। देखिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे आप कभी गांव में जाइएगा ना, तो गांव में हम लोग क्या करते हैं, कंचा खेलते हैं, ठीक है। तो कंचा आपने देखा होगा ऐसा भी होता है भाई, ठीक है, एक सर्कल बनाता है बच्चा लोग, ठीक है, इस तरीके का, ओके। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी रखा हुआ है कंचा, यहाँ पे भी रखा हुआ, यहाँ पे भी रखा हुआ, यहाँ पे भी रखा हुआ, इस तरीके से हर जगह क्या है, यहाँ पे रखा हुआ है कंचा, ठीक है। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऐसे हीट करना होता है, तो क्योंकि ये जो हीट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इस पे जब लगेगा भाई, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये भी अपना, क्योंकि इसके ऊपर मैंने हिट कर दिया ना, तो ये भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा एक तरीके से, क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं बॉम्बार्डिंग करना। बॉम्बार्डिंग मतलब क्या, कि मैंने कंचे से कंचे को हिट किया, तो हो सकता है उसमें से 2-3 कंचा टकरा करके, जैसे अगर इसमें लगेगा ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हो सकता है ये इससे फिर टकरा जाए, फिर इसको भी निकाल ले, खुद भी निकल ले, या फिर ये अकेले निकल जाए, समझ गए। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे ये था आपका कॉपर, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बम्बार्डिंग कर सकता हूँ। बम्बार्डिंग किससे कर सकता हूँ, किसी चीज़ से भी कर सकता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं न्यूट्रॉन को बम्बार्डिंग कर सकता हूँ, समझ रहे हैं। मान लेते हैं इसके ऊपर मैंने न्यूट्रॉन हिट किया, ठीक है, इसको जब मैंने हिट किया न्यूट्रॉन से, तो और क्या होगा, इससे जब टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, तो इसको भी बाहर उखाड़ के लेके चला आएगा अपने साथ। तो ऐसे भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। यानी कितना तरीके का हो गया, हीट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, और बम्बार्डिंग हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली देयर आर फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। 4 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी मेटल है, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, सिलिकॉन हो, सिल्वर हो, उनके सरफेस से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो नीचे में था, अभी बात करेंगे उस पर, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप।
4 तरीके का जो है कौन कौन सा है, और हम लोग का आज टारगेट है भाई बस यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। नीचे वाला नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ये आपका मास्टर वीडियो था इस पर्टिकुलर सेकंड चैप्टर के लिए, खत्म हो गया आपका ये, इसमें कुछ रहा ही नहीं अब। सबसे पहला आपका थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या होता है, गर्मी दे करके। तो क्या बोलता है इसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं मेटल के सरफेस से, तो बोलता है इन दिस मेथड द मेटल इज हीटेड टू अ सफिशिएंट टेम्परेचर, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचिए बहुत ज़्यादा गर्मी है ये। टू इनेबल द फ्री इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटल सरफेस, यानी जो भी कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं जो जिगजैग इधर उधर रैंडमली भाग रहे हैं, उसको निकालने के लिए क्या करना, गर्मी देना पड़ेगा। गर्मी देते क्या हो जाएगा, मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। अब बोलता है द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अब कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 20 निकलेगा, 50 निकलेगा, 100 निकलेगा, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट करेगा, ठीक है। अब बोलते हैं दिस टाइप ऑफ इमिशन इज एम्प्लॉयड इन वैक्यूम ट्यूब। इसी को हम लोग वैक्यूम ट्यूब में यूज किया करते थे मतलब पहले करते थे, पहले जमाने में। अगला है फील्ड इमिशन। क्या बोलता है, इन दिस मेथड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जस्ट समझा मैंने, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज। भाई भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे, वोल्टेज लगा करके। इज अप्लाइड एट अ मेटल सरफेस विच पुल द फ्री इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल। अब क्योंकि बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव फील्ड द स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन इमिशन। मतलब जितना ज़्यादा, अब फिर से फोटो बना करके समझाने का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये है मेरा, मान लेते हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। ये है मेरा नेगेटिव, इसको मैंने कैसे बना रखा है, इस तरीके से बैटरी जोड़ रखा है हाई वोल्टेज का। ये इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरह निकलता है हमेशा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसके अंदर भाई अगर आप कोई भी बाहरी चार्ज डालेंगे, जैसे मान लेते मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, और नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक यहाँ पर सट जाएगा आकर के, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने एक कॉपर वायर को डाल दे रहे हैं। तो कॉपर वायर में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है, यहाँ से इमिट कर जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, यानी फील्ड इमिशन इसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, और जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल लेगा वहाँ से। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो वही है, इन दिस मेथड द एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन द मेटल सरफेस इज ट्रांसफर टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन पे जाएगा और वो लाइट एनर्जी कुछ नहीं, इमार्स होते हैं, इमार्स का अपना एक फ्रीक्वेंसी है, अपना एक एनर्जी है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, विद इन द मेटल टू इनेबल देम टू लीव द सरफेस। द ग्रेटर द इंटेंसिटी, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, ठीक है, लाइट बीम का, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, यानी उतना ही ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी इमिशन, लास्ट है। क्या होता है, इन दिस मेथड हाई वेलोसिटी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक। सीधी सी बात है, अभी जस्ट मैंने को बताया, या तो आप न्यूट्रॉन थ्रो कीजिए, ठीक है, यानी न्यूट्रॉन से हिट करवाइए, या फिर कहिए इलेक्ट्रॉन से हिट करवाइए, या फिर कहिए प्रोटॉन से हिट करवाइए, जिससे आपका मन है उससे हिट करवाइए, ठीक है। इसको बम्बार्डिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल सरफेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बीम को स्ट्राइक करवा रहे हैं, और इसके चलते आपको क्या होगा, टकराएगा और अपने साथ में, नॉक का मतलब क्या, उखाड़ देना एक तरीके से, ठीक है, अपने साथ उखाड़ करके ले आएगा। तो ये खत्म हो गया भाई। नेक्स्ट है हम लोग का, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जैसे थर्मियोनिक इमिशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे, फिर फील्ड इमिशन कैसे होता है, फोटो इमिशन कैसे होता है, ये 4 भी पढ़ना, इस बार चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग वापस से अपने फर्स्ट पेज पे। सबसे पहले तो मिटाना होगा, इसमें यही दिक्कत है भाई। अब मेरा हाथ यहाँ पे पसीना पसीना हो गया, अब इस पे मैं फ्लो करवाता हूँ तो ये चिपक जाएगा पूरा। देखिए, हम लोगों को क्या समझना था, ये समझना था ये क्या लिखा हुआ है, या फिर कहिए इससे क्या समझते हैं आप, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए भाई,
हम लोग को यहाँ पे फिर से रिवीजन करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, सभी को समझा देता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का। सबसे पहले आप समझिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, बताया था मैंने आपको। जैसे अगर आपके पास एक बाल्टी पानी है, ठीक है, और इस एक बाल्टी की पानी को आप ग्राउंड से, यानी सरफेस पे रखा हुआ है, इसको ग्राउंड से उठा करके आप कहाँ लेके जा रहे हैं, अपने घर के छत पे लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं आपने रख दिया इसको, एक पर्टिकुलर हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, ओके। और ये ग्राउंड से जो हाइट है इसका, यहाँ पे बाल्टी बना ही देता हूँ, इस तरीके से आपने इसको रख दिया इस हाइट पे, ठीक है। ये हाइट मान लेते हैं 10 मीटर है, क्लियर हुआ। तो सीधी सी बात है, इस बाल्टी को आपने उठाने के लिए फोर्स लगाया होगा ऊपर की तरफ, और क्योंकि ग्रेविटी आपका नीचे की तरफ लगता है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हैं, और क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना, क्योंकि ये पहले इस पोजीशन पे था, अब ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया, यहाँ पे पहुंच गया, यानी डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी फोर्स भी लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी आप सीधे सीधे कहेंगे वर्क डन कर रहे हैं आप। और जो भी आपने वर्क डन किया है इस बाल्टी को यहाँ पे लाने के लिए, वो पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है, क्लियर हो गया। या फिर आप अपने घर का एग्जांपल दें, छत पर जो टंकी रखा हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे भाई, जैसे आपका मान लेते हैं 4th फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th, और एक और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर बना देता हूँ मैं 0, ठीक है। यहाँ पे आपका टंकी रखा हुआ है पानी का, तो क्योंकि इस पानी यहाँ पे जो टंकी भर रहा है, कौन भर रहा है, मोटर भर रहा है, समझ रहे हो। तो मोटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक बिल पे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, बिजली बिल पे करना पड़ता है ना मोटर चलाएंगे तो। इसका मतलब क्या हुआ कि मोटर कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी क्या कर रहा है, वो एनर्जी कुछ नहीं, पानी को ऊपर चढ़ाने में यूज कर रहा है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये पानी जो जमीन के नीचे था उसको इस मोटर ने क्या कर दिया, वर्क करके, वर्क डन करके इसको यहाँ पे पहुंचा दिया, यानी इसका पोजिशन चेंज कर दिया। पोजिशन चेंज करते हैं क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल, यानी जितना भी मोटर ने काम किया था वो पूरा एनर्जी क्या हो गया, इस पानी में स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब समझिए, अगर आप नल का इस 4th फ्लोर पे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कम प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो हाइट का डिफरेंस है कम है। यहाँ पे खोलेंगे तो ज़्यादा थोड़ा देखने को मिलेगा, यहाँ पे खोले और ज़्यादा देखने को, यहाँ पे देखिए और ज़्यादा देखने को, यहाँ पे और ज़्यादा देखने को, क्लियर हो रहा है। यानी जो भी पोटेंशियल एनर्जी था भाई, वो क्या हो गया, फिर से काइनेटिक एनर्जी में एक तरीके से चेंज होते चला जा रहा है, क्लियर हुआ। अब यही चीज़ हम लोग आते हैं अब अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक बैटरी है, और ये जो बैटरी है भाई ये 1 वोल्ट का है, ठीक है, और मेरे पास 2 प्लेट हैं, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, ठीक है। मैंने नेगेटिव को इसके साथ जोड़ दिया है और पॉजिटिव को मैंने इसके साथ जोड़ दिया, ये प्लस हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा माइनस पूरा, क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं मैं बाहर से कोई चार्ज ला रहा हूँ, एक्सटर्नल चार्ज रख रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई, ये ऑटोमेटिक आपका ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ उसको। या फिर समझिए, जो इलेक्ट्रॉन आपने लाया ना, इस इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं आपने जैसे ही यहाँ पे लाया तो क्या होगा, इसमें ऊपर आगे चिपक जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि पॉजिटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा, चिपका हुआ रहेगा। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को मैं पकड़ करके हाथ से ज़बरदस्ती नीचे की तरफ ला रहा हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि रिपेल करता है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे की तरफ ला रहा हूँ। कितना नीचे ला रहा हूँ, कितना नीचे ला रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे मान लेते हैं d मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, तो d मीटर डिस्टेंस नीचे लेकर के आ रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, ये ऑलरेडी बताया हुआ भाई, आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये ऑलरेडी बताया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही बात है। अब देखिए, जो यहाँ पे क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट की जगह तो मैं d लिख सकता हूँ क्योंकि यही मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब आता है फोर्स के ऊपर,
तो फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं नोट्स देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा भी बताना है भाई आपको। देखिए ये जो फोर्स है भाई, फोर्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। कैसे होता है समझिए। देखिए अगर ये मान लेते हैं कोई चार्ज है प्लस, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है मान लेते हैं माइनस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, तो समझिए ये खींचने की कोशिश करेगा, यानी फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगा रहा है कितना ताकत से लगाएगा, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा, किस पे डिपेंड करेगा। तो ये जो चार्ज है आपका, ये जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जैसे मान लेते हैं एक केस में 2 कूलाम का रख रहा है, दूसरे केस में 4 कूलाम का रख रहे हैं, चौथे केस में 8 कूलाम का रख रहे हैं, समझ रहे बात को। यानी चार्ज जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन का फोर्स उतना ज़्यादा होगा। देख रहे हैं, चार्ज जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन का फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, सही बात है। और एक चीज़ समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे, यानी जितना ज़्यादा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप ऐसे कह सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका फोर्स लगेगा। तो ये फॉर्मूला से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ओके, तो यहाँ पे फोर्स की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, और ये जो डिस्प्लेसमेंट था इसको हम लोगों ने डी में लिखा हुआ है, तो लिख ही देंगे। क्लियर हो गया। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज भी लगा रखा है, तो इस वोल्टेज के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए यहाँ पे भाई एक और फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखिए ये क्या है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, कैसे बना रखा है, बैटरी जोड़ के बना रखा है कि नहीं बना रखा है, 1 वोल्ट का। अब समझिए यहाँ पे अगर मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते चला जाऊं, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट केस में 1 वोल्ट था, फिर 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, वोल्टेज को जितना ज़्यादा बढ़ाते चला जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते चला जाएगा। सही बात है, समझ रहे बात को। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सामने सामने लिखा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये जो डी है ये डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना है। डिस्टेंस मेरा जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा उतना ही कम होगा। कोरिलेट कर पा रहे हैं, तो ये एक फॉर्मूला है भाई, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये चीज़। E इक्वल टू होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे भाई अगर वोल्टेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे E है और यहाँ पे D है, ठीक है। तो E और D की जगह हम लोग V लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। तो W इक्वल टू यानी वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, E और D की जगह क्या लिख सकते हैं, V, और ये जो Q है Q वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर हो गया, ये हो गया मेरा वर्क डन। मतलब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को अगर नीचे लेकर के आना है ज़बरदस्ती, तो मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, V इंटू क्यू। और अपने केस में यहाँ पे वोल्टेज, क्योंकि मैंने यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्ट लिया है और जो चार्ज है मेरा वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और इसको मैं और भी साफ तरीके से अगर लिखूँ तो वर्क डन इक्वल टू 1 इंटू 1 मतलब वोल्टेज, ठीक है, 1 वोल्ट यानी 1 लिख दिया, इनटू ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है भाई बताइए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, समझ में आया। ये यूनिट हो गया वोल्ट और ये हो गया आपका, क्योंकि चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है इतना। और मतलब यूनिट लेकर कोई मतलब नहीं भाई, ये जब डायरेक्टली यहाँ से वर्क डन लेकर आया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये क्या हो जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को, अगर हम लोग के पास
अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने 1 वोल्ट दे करके बनाया हुआ है और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैं नीचे लेकर के आना चाहता हूं, तो यहां पे मेरे को कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल तो यही आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, इतना आपको जूल का एनर्जी देना पड़ेगा, तब जा करके क्या होगा, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन जो है नीचे आ जाएगा। लेकिन सोचिए ये एनर्जी बहुत छोटा है भाई, देख रहे हैं 10⁻19 जूल में है, बहुत छोटा है। हाँ, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में जैसे अगर हम लोग एक क्वांटिटी को लें, लेंथ को लेते हैं, ठीक है, तो लेंथ क्या है, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, माइल्स में भी नापते हैं, ठीक है, या फिर नॉटिकल्स में भी नापते हैं, या फिर कहिए आप लाइट ईयर में भी नापते हैं, पार्सेक में भी नापते हैं, माइक्रो में भी नापते हैं, नैनो में भी नापते हैं, पीको में भी नापते हैं। यानी एक ही क्वांटिटी के लिए इतना सारा यहाँ पे टर्म्स है। ठीक है, उसी तरीके से एनर्जी का भी है, एनर्जी जैसे जूल हो गया, ठीक है, अर्ग हो गया, ठीक है, उसी तरीके से ये क्योंकि काफ़ी स्मॉल एनर्जी है, तो इस काफ़ी स्मॉल एनर्जी को हम लोग यहाँ पे जूल में ना दिखा करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं। क्लियर हुआ? कैसे आया ये इलेक्ट्रॉन? तो W इक्वल टू क्या था, क्या था यहाँ पे, ये था ना V इंटू Q। तो इसके जगह मैं 1 वोल्ट लिख सकता हूँ और इसके जगह चार्ज, क्योंकि मेरे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, सही बात है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, सही बात है। और E को मैं आगे लिख सकता हूँ और V को मैं पीछे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इधर जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यानी W का वैल्यू कितना है आपका, इतना आया ना यहाँ पे, तो इस W की जगह मैं लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻19। क्लियर हो गया? यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझ रहे हैं कि मेरे पास एक वोल्ट यानी 1 वोल्ट के बैटरी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे नेगेटिव होगा ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है चार्ज, और उसके चलते जो भी आपने वर्क डन किया है, ठीक है, वहाँ मतलब ऊपर से ये यहाँ पे सट जाएगा पहले जैसे ही लाइएगा वैसे, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, डी मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे इसको क्या कर रहे हैं, नीचे लेकर के आ रहे हैं, तो इतना आपका जूल का एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग आगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला भाई, देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपको, अगेन मिटाना होगा, यहाँ पे बोला क्या, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वर्क फंक्शन पढ़ रहे थे, तो वर्क फंक्शन मतलब क्या, एक्सटर्नल एनर्जी जो देना पड़ रहा था सरफेस बैरियर को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, thus if total energy required to liberate an electron from a metal is 4 electron volt। देखिए क्या बोला, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ ना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए, मतलब मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट दे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ना कि अगर आप यहां पे 1 वोल्ट देते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप 1 वोल्ट देते और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज लेकर के आते हैं, उसको नीचे तरफ लाते, तो आपको क्या करना पड़ता, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल का एक तरीके से वर्क करना पड़ता है, फिर ये उतना एनर्जी देना पड़ता। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, और 4 वोल्ट के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे सट जाएगा पहले केस में, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती नीचे लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या मिले, कितना आपको यहाँ पे एनर्जी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इसको 4 से गुना कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है,
तो वही है कि आपने यहाँ पे इस तरीके का 4 वोल्ट देकर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है और यहाँ पे क्या कर रखा है, एक कंडक्टर डाल रखा है कॉपर का, ओके, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर ताकत लग रहा है एक तरीके से, समझ रहे हैं, ये ऊपर वाला खींच रहा है इसको, समझ रहे हैं बात को, कितने एनर्जी से खींच रहा है यहाँ पे, तब क्या बोलिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी लग रहा है इसके ऊपर, समझ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इसके ऊपर एक तरीके से लगाया जा रहा है, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगते ही क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही ये बाहर निकला, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के चलते जो बाहर निकला, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी इतना आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ से इमिट कर जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। If the total energy required to liberate an electron from a metal is 4 electron volt and the energy already posed, देखिए वो तो समझ गया, पहला लाइन समझ में आ गया होगा आपको, आगे पढ़ते हैं। अब बोलता है, देखिए भाई क्या बोला इसमें, देखिए ये बोल रहा है कि ये जो आपका कॉपर है ना, इस कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, तो ये भी तो एक तरीके से मोशन कर रहा है, ये रुका हुआ नहीं है, एक तरीके से चलते रहता है इधर उधर रैंडम मोशन में। इसका मतलब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के पास इटसेल्फ क्या है, पहले से ही इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो इसने बोला भाई मान लेते इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो मूव कर रहा है आगे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी है, मान लेते हैं जो अपना खुद का एनर्जी है वो कितने के बराबर है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है, ऐसे फालतू लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं बनता इसका। ठीक है, मान लेते हैं पहले से एनर्जी था कितना, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे, क्योंकि इस मेटल का जो है हम लोग को पता है वर्क फंक्शन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिएगा ना तब जाकर बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ। तो पहले से इसके पास क्योंकि इटसेल्फ क्या है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, तो ओवरऑल क्या करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, मात्र 3.5 वोल्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3.5 वोल्ट अप्लाई कीजिएगा ना, और पहले से ही इसके पास कितना था, 0.5 था। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये फालतू लिखा हुआ है भाई, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, वही चीज़ लिखा हुआ है कि पहले से ही इसके पास इतना एनर्जी था। ठीक है, तो एडिशनल यानी एक्स्ट्रा एनर्जी कितना देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 4 वोल्ट में से 0.5 माइनस कर दें तो कितना हो जाए, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वही है। अब बोलता है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ प्योर मेटल वेरी रफली फ्रॉम 0 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग आपका वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे 2 से लेकर 6 के बीच में वेरी करता है। इट डिपेंड्स अपॉन मेटल यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन इमिशन, सॉरी इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल, कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, क्या है उसके ऊपर, कितना प्योर है उसके ऊपर, कंडीशन क्या है सरफेस का, रफ है, स्मूथ है, साफ है, क्या है उसके ऊपर। आगे बोलता है इट मे बी नोटेड दैट इट इज डिजायरेबल that metal used for electron emission should have low work function, यानी जो भी मेटल यूज करेंगे उसका जो वर्क फंक्शन होना चाहिए वो लो होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एनर्जी एक्स्ट्रा देंगे, उसी पे निकल जा रहा है तो सबसे बेस्ट मेटल है हम लोग का। सो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू काउज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसके चलते हम लोग को कम एनर्जी पे ही क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा मैंने इसमें जान लगा दी है आज। ओके, और ये जो मैंने नीचे बताया ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वही चीज़ आपका यहाँ पे फालतू का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़िएगा, कोई कभी समझ में ही नहीं आएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन बताया गया है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आपको एक सिंपल वे में समझा दिया है। तो आज का ये लेक्चर खत्म हो गया, एक लेक्चर और मिलेगा, ये चैप्टर नंबर 2 भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।